Good morning, children. How are you? Fine. Okay. As we were reading about the processes changing the face of the earth, lesson number 14 geography, in which we have read about the external processes, weathering के बारे में हमने read किया. Then we have read about the major types of weathering, physical weathering, chemical weathering, and biological weathering. Then we have read about the erosion, जो रिमूव है या एक प्रकार से बहा करके जो ले जाया जाता है. कहाँ से? रेत, मिट्टी वगैरह पानी की सहायता से. तो वो केयरिंग अवे जो वेदर्ड पार्टिकल्स हैं वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड इरोजन, इसके बारे में रीड किया. उसके बाद में हमने लैंडस्लाइड के बारे में पढ़ा, अर्थ फ्लो और मड फ्लो के बारे में रीड किया. एजेंट्स जो यहाँ पे डेनोटेशन या चेंज फेज या लैंड की है उसके बारे में रीड किया. डेनोटेशन जिसका कि अर्थ है एक प्रकार से न्यूड या बेयर जिसको बोला सकता है. और जो डिफरेंट एजेंट्स हैं कौन कौन से हैं उसके बारे में रीड किया. देन रिवर्स है, रेन वाटर है, आइस है, ग्लेशियर्स है, सी वेव्स हैं, विंड्स हैं, इसके बारे में आपने रीड किया. देन वी हैव रीड अबाउट द रोल ऑफ द मैन इन चेंजिंग द लैंड सरफेस. लैंड सरफेस को चेंज करने के लिए इंसान की या मनुष्य की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चेंज, किस तरह से इन्होंने क्या रोल अदा किया, इसके बारे में हमने रीड किया. तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ द रिवर एज एन एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन. जो नदी का काम है वो किस प्रकार से है, एक प्रकार से इरोजन या डिपोजिशन के लिए किस तरह से वो एजेंट का काम करती है. जैसा कि देखा कि एक प्रकार से चेंज जो वाटर सप्लाई का होता है, स्लोप ऑफ लैंड के हिसाब से पानी ऊपर की तरफ से हमेशा नीचे की तरफ बहता है, नदियाँ बहती हुई निकलती हैं और ये डिवाइड करती रहती है 3 स्टेजेस में. इसमें कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट दिया हुआ है. फर्स्ट पार्ट अपर कोर्स और द माउंटेन स्टेज, जो कि पर्वत वाली जगह होती हैं वो अपर कोर्स कहलाती है, माउंटेन स्टेज जो कहलाता है. देन सेकंड स्टेज है मिडिल कोर्स, जहाँ बीच वाली प्लेस है, जहाँ मैदान वगैरह वहाँ आपको देखने को मिलेंगे. थर्ड प्लेस है लोअर कोर्स या डेल्टा स्टेज, जहाँ पर कि सबसे नीचे वाली पोजीशन. तो सबसे पहले तो अपर कोर्स या माउंटेन स्टेज जो होती है उसके बारे में. जो स्लोप्स होती है लैंड की जनरली बहुत स्टीप होती है. वाटर जो रिवर्स का होता है पुश करता है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता हुआ आपको दिखेगा. और इसी के साथ साथ रिवर न केवल बहती है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें वगैरह, स्टोन, पत्थर, चट्टानें, टुकड़े और दूसरी चीज़ें बहुत सारी ऊपर से, क्योंकि जो भी चीज़ आएगी उसके रास्ते में वो सब लेती हुई निकलती है. तो अपर कोर्स के हिसाब से इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, क्योंकि बहा करके ले जाती है, डेवलप होती है और कई पहाड़ियाँ, घाटियाँ और अलग अलग तरह की वैली, वी शेप्ड वैली बन जाती हैं, वाटरफॉल बन जाते हैं और कई अलग तरह की नई चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं. तो ये सब कारण क्या है कि पहाड़ से नीचे की तरफ बहाव ही एक तरह से इसका कारण होता है. जब कभी भी नदियाँ बहती हैं, एक एरिया जो हार्ड रॉक्स का है वो नैरो या पहाड़ी की तरफ से हमेशा क्या होता है कि वो नया रास्ता अपना बना लेते हैं. यही कारण है कि यहाँ पे नदियाँ वगैरह जो बहती है, फोटो जो दिखा रखा है देखो आप इसमें, अपर कोर्स है, मिडिल कोर्स है और लोअर कोर्स है. इससे हम ज़्यादा अच्छा तरह से समझ सकते हैं. अपर कोर्स जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, पहाड़ है, वहाँ से पत्थर है, पथरीले इलाके, वहाँ से बर्फ़ वगैरह जमती है, बर्फ़ पिघलती है, पिघलने के बाद में डाउनवार्ड्स वो निकलती है. उसके बाद मिडिल कोर्स में आता है. मिडिल कोर्स में क्या होता है कि यहाँ पे एक सब प्लेन सरफेस वगैरह देखने को मिल सकती है और पहाड़ी इलाकों के हिसाब से, लेकिन प्रेशर जब ऊपर से आएगा तो ये मिडिल कोर्स भी कुछ आगे बढ़ाने का काम करेगा पानी को. उसके बाद लोअर कोर्स में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, जहाँ पर कि लास्ट में जाकर जाने वाली सिचुएशन होती है और उसमें नदियों में जाकर, नदियों के माध्यम से जाकर के वो समुद्र में मिलती हैं. तो यहाँ पे जो अलग अलग नदियाँ वगैरह बनती हैं, नैरो जो स्टॉप्स बन जाती हैं, स्लिप्स बन जाती हैं, दीवारें वगैरह बनती चली जाती हैं, ऊपर से नीचे की तरफ एक गोर्जेस कहलाती हैं, खाइयाँ. कुछ टाइम के लिए नदियाँ बहती हैं एरिया जो सॉफ्ट रॉक्स के हिसाब से, हैवी रेनफॉल के आधार पे, तो अलग अलग शेप वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, वी शेप्ड, यू शेप्ड, इस तरह की आकृतियाँ वहाँ आपको देखने को मिलेगी. एट सर्टेन प्लेसेस द रिवर मेक्स वाटरफॉल्स विच इन द मॉडर्न टाइम्स आर हार्नेस्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब क्या है, कई जगह हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊपर से नीचे पानी की तरफ पानी गिरता है और गिरने की वजह से कई अलग तरह के वाटरफॉल बन जाते हैं और इसी का हम आजकल की पोजीशन में वाटरफॉल के रूप में भी यूज कर रहे हैं. एक वाटरफॉल जो दिखाया हुआ है, सडन डिसेंट जो वाटर का है और बिग वर्टिकल स्टेप फॉर्म्ड इन अ रिवर बेड. नियाग्रा फॉल जो नॉर्थ अमेरिका का है, विक्टोरिया फॉल इन अफ्रीका में है, ये वेल नोन है वर्ल्ड के. इसके साथ हाईएस्ट वाटरफॉल जिसको बताया जाता है जो एंजल फॉल है वेनेजुएला का, जो कि लगभग 900 मीटर की उसकी हाइट है. इतना ऊपर से पानी नीचे की तरफ गिरता है. कुछ टाइम के लिए जो समटाइम्स द बेड ऑफ अ रिवर इज़ बोथ स्लोपी एंड रॉकी, पथरीली भी हो सकती हैं, फिसलन वाली भी हो जाती हैं, कई चट्टानें वगैरह
और वो घुमाव भी ले लेती हैं। तो ये रिवर जंप करती हैं जो फॉल होता है उसके माध्यम से continuously, thereby making many rapids. The current of the river water cannot easily cut down the hard valley bottom. Otherwise, rapids would have been converted into waterfalls. ये क्या होता है कि ऊपर से पत्थर की जो चट्टानें हैं ऊपर से नीचे की तरफ गिरती हैं और पथरीली वाली जगहों पर ही वो जाकर के इस हार्ड सरफेस को वो क्या कर सकती है, रिमूव नहीं कर सकती, वहाँ कट नहीं कर लगा सकती। यही कारण होता है कि नए शेप वगैरह बन जाते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं किस तरह से वाटरफॉल के हिसाब से टॉप जो रॉकी है या चट्टानी पथरीली जगह हैं लेयर्स के बीच में या सॉफ्ट होती हैं जहाँ नदियाँ वगैरह वहाँ से कट लग जाता है। लेकिन इन केस ऑफ रैपिड्स बोथ द टॉप एंड वैली बॉटम ऑफ आर रॉकी। जो टॉप के और वैली के बॉटम्स हैं वो रॉकी हो सकते हैं, कुछ रैपिडली कैन नॉट गेन हाइट और डेप्थ। देर इज़ नो वन डीप फॉल सॉरी एज इन द केस ऑफ अ वाटरफॉल द वाटर इन द रैपिड जंप ओवर द फॉल्स डाउनवर्ड्स। हमेशा क्या होता है, पानी कोई भी चीज़ होती है जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरती है। यही कारण है कि पानी भी जो बहाव में आता है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। सीरीज ऑफ रैपिड्स देखने को मिल सकती हैं, बिग और स्मॉल, इसी को कैस्केड्स के नाम से जाना जाता है। नेचुरली ये स्टेज है रिवर्स की न केवल नॉट ऑल not at all useful for navigation purpose. The main work of the river during the upper stage is nothing but erosion and transportation. मतलब मेन उद्देश्य जो ऊपर से नीचे की तरफ पानी बहाव का है वो नेविगेशन पर्पज़ का नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वहाँ से इरोजन, रेत मिट्टी वगैरह बहा करके कैसे ले जाई जाती है या बहा के नीचे की तरफ धकेल दी जाती है, और यही ट्रांसपोर्टेशन का वर्क भी होता है। देन द मिडिल कोर्स ऑफ द प्लेन स्टेज। प्लेन स्टेज की मिडिल कोर्सेज के बारे में, इस स्टेज में स्लोप न केवल बहुत ज़्यादा हाई होता है बल्कि इसके साथ साथ क्वाइट ग्रेजुअल भी देखने को मिलेगा। सो द रिवर स्लोज डाउन एंड बिकम्स फिट बोथ फॉर नेविगेशन एंड इरिगेशन। ये जो फ्लैट वाली सरफेस है, बीच वाली जो जगह है जहाँ पर कि यहाँ आपको आसानी से चलने फिरने के लिए, नेविगेशन करने के लिए, इरिगेशन पर्पज़ से पानी को यूज करने के लिए, क्योंकि मैदान वगैरह में से होकर निकलती है वो बहाव यहाँ कम हो जाता है या न के बराबर होता है, क्योंकि जब तक ऊपर से प्रेशर आएगा नहीं बहाव होगा नहीं। तो रिवर व्हेन इट ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स डिपॉजिट्स एल्यूवियल सेडिमेंट्स विच इट ब्रिंग्स फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन बोथ द साइड्स, दस आर फॉर्म द फ्लड प्लेन। और इस तरह से फ्लड प्लेन वगैरह का निर्माण होता है ऑफन लेवल और वेरी फर्टाइल लैंड पे। व्हेन द कोर्स ऑफ रिवर लाइज इन द फ्लैट प्लेन, irregularities of the ground force the river to swing from side to side, thereby making big loops. वो क्या होता है, कुछ लूप्स जो हैं, सच लूप्स फॉर्म्ड बाय द रिवर इन द फ्लैट प्लेन आर कॉल्ड meanders। मतलब उल्टी सीधी घुमावदार जगह जो होती है आप देख सकते हो, जैसे नदियां हैं बीच वाली जगह देखो तो उल्टी सीधी घूमती हुई इधर उधर डायरेक्शन चेंज करती हुई, जहाँ भी उनको ऊंचा नीचा बेस मिलता है या लेवल जहाँ ऊंचा नीचा होता है उसी तरफ मुड़ जाती हैं, बिना दिशा के बिना डायरेक्शन के वो चलती रहती हैं। उसका बहाव ये आपके लूप्स बन जाते हैं और ये नदियाँ वगैरह जो है अलग तरह का रूप ले लेती हैं। यही यूजफुल है पोस्चर के लिए हिसाब से भी, और जो स्टेजेस हैं टाउन्स के आधार पे भी, क्योंकि नियर जो बैंक्स के हैं नदी के किनारे वगैरह वो इसी के हिसाब से बन सकते हैं। नेक्स्ट लोअर कोर्स ऑफ द डेल्टा स्टेज। लोअर कोर्स में क्या होता है, जो उसके बाद वाला लास्ट स्टेज है, ये लास्ट स्टेज जो रिवर की है, क्योंकि यहाँ समुद्र का पानी वगैरह जिसके बाद में समुद्र के पानी में जाके मिक्स हो जाती है, इसकी स्पीड now slows down and it becomes quite difficult for it to carry the sediments। जो भी कंकर ईंट पत्थर वगैरह हैं वो तो ऊपर पहले ही रुक जाते हैं क्योंकि बहाव आता है तो उसके बीच में प्लेन वाली सरफेसेस पे उसके बाद में वो सिर्फ पानी ही आगे बहता है। यही कारण है कि यहाँ पे पानी जो बढ़ता है ये प्रोसेस के हिसाब से ये शुरुआत होती है रैपिड स्पीड की, लेकिन लेवल जो रिस्क का है पानी का, ये रिवर डिवाइड होती जाती है अलग अलग चैनल्स में, डिस्ट्रीब्यूटरीज में भी चेंज हो जाती हैं, और यही एक प्रकार से फॉल से समुद्र में जाकर के बाद में अलग अलग नहरों के रूप में हम कह सकते हैं इसको, जो पानी का बहाव के हिसाब से लेकर के और वो चैनल्स के रूप में जा करके वहाँ जम जाती है और कहाँ पे आगे बढ़ करके समुद्र में मिल जाती है। यही कारण है कि ये फॉर्म्स करती है डेल्टास को रिवर्स के माध्यम से, और एक कंटेन करती है डिपॉजिट्स जो एल्यूमिनियम सोइल है या सोइल जो होती है अलग तरह से एक काइंड की, और ये इसी को बहुत ही फर्टाइल सोइल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अलग अलग जगहों से बह करके आती है मिट्टी, रेत की बारीक मिट्टी होती है और बारीक मिट्टी ही यहाँ पे फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। देन कंपेरिजन ऑफ माउंटेन ग्लेशियर्स एंड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। माउंटेन ग्लेशियर और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स में जो डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, माउंटेन ग्लेशियर कौन से होते हैं, जो मूव करते हैं माउंटेन से ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ, पर्वतों के ऊपर से जो मूव करते हैं, जो
वैली के हिसाब से बढ़ते हैं और वो पिघलते रहते हैं, समुद्र में जाकर के लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं। लेकिन पहले क्या होता है, बर्फ़ जमी होती है पहाड़ों पे और ये माउंटेन स्टेज कहलाती है। गंगा और यमुना नदियाँ भी एक प्रकार से ये माउंटेन ग्लेशियर्स के रूप में जानी जाती हैं, क्योंकि ये बर्फ़ ऊपर से पिघलकर नीचे की तरफ आती है और ये एक प्रकार से अलग अलग तरह की शेप में गंगा यमुना नदियाँ जो हैं इसी तरह से इनको जाना जाता है। यह वी शेप्ड वैली या यू शेप्ड वैली भी जहाँ से वो निकलती है उसका शेप चेंज हो जाता है। इसके बाद में कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स में ग्लेशियर्स जहाँ कहीं भी कंपेरेटिवली बिगर होते हैं साइज़ में या एक प्रकार स्लोअर हो सकते हैं, इसी को कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स भी कह सकते हैं। ये ऑक्यूपाई करते हैं लार्ज एरिया, इसमें कि एक्सीडिंग थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर, हज़ारों की संख्या में हज़ारों किलोमीटर इसमें कवर कर देता है। ये थिक आइस शीट्स को कवर करती हैं एंटायर लैंड सर्फेसेस के हिसाब से। जनरली ये ऑक्यू करते हैं पोलर रीजन्स में। नाउ सॉइल, सॉइल के बारे में हम पढ़ेंगे कल, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो फाइंड आउट करना है। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो आपको की टर्म्स हैं इनको भी लर्न करना है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है कि आगे आने वाले टाइम में आपके टेस्ट आने वाले हैं और उसकी भी तैयारी आपको करनी है। जब तक टेस्ट रहेगा उसका सिलेबस जो सितंबर वाला है, सितंबर का जो कोर्स है वो तो आना ही है। जो भी अक्टूबर का लेसन कोई पढ़ाते हैं तो वो लेसन आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। वही सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस चेंज हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके किस तरह के आएंगे, वो आएंगे मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आपको अंदर से भी इसको रीड करके ध्यान रखना है, क्योंकि इनसाइड भी क्वेश्चंस आपका आ सकता है। ठीक है, ओके, बी केयरफुल and read